हे गाइस, वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पिछले लेक्चर में हम लोग जो शेड्यूलर है और डिस्पैचर है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन किया था और ये कहाँ पे यूज होता है और क्या करता है उसके बारे में डिस्कशन किया था। तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। तो शेड्यूलर मेनली तीन टाइप का है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मिड टर्म शेड्यूलर और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। एंड दूसरा होता है डिस्पैचर। पहला आता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। तो इसको जो है हम लोग जॉब शेड्यूलर के नाम पे भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में जॉब लाता है। जैसे कि हमें पता है ऑलरेडी, इट ब्रिंग्स जॉब फ्रॉम न्यू क्यू टू रेडी क्यू। अगर आप लोग पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है जहाँ पे हम लोग स्टेट्स के बारे में डिस्कस किया है, तो मैं उसका लिंक जो है आई बटन में दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप जाके वो प्लीज़ देख लीजिए, तो आपको कॉन्सेप्ट जो है बहुत क्लियर हो जाएगा। एंड जैसे कि मैंने बोला, इट ब्रिंग्स जॉब्स फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी। अब हमें पता है कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है। मेरा मेन मेमोरी में एक साथ कितने सारा प्रोसेस स्टे कर रहा है। तो अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो है ये सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में जॉब लाने के लिए जिम्मेदार है। तो अगर देखा जाए तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ही है जो कंट्रोल कर रहा है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को, क्योंकि यही शेड्यूलर जो है जॉब को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में ले आता है। अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, आईओ बाउंड जॉब क्या होता है और सीपीयू बाउंड जॉब क्या होता है। तो आपको पता ही होगा कि एक जो प्रोसेस है उसमें उस प्रोसेस कुछ टाइम जो है अपना सीपीयू में बिताता है, कुछ टाइम जो है वो अपना आईओ वर्क करने में बिताता है। तो सीपीयू में क्या होता है, जितना भी एग्जीक्यूशन रिलेटेड वर्क है वो सीपीयू में होता है, जितना भी आईओ डिवाइस रिलेटेड वर्क है वो आईओ टाइम में होता है। अगर मेरा एक जॉब में सीपीयू टाइम ज़्यादा लग रहा है, जो मैक्सिमम वर्क्स है वो सीपीयू में ही हो रहा है, आईओ जॉब जो है उसका नेग्लिजिबल है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीपीयू बाउंड जॉब, स्पेंड्स मोर टाइम ऑन सीपीयू। अगर मेरा जॉब जो है वो मैक्सिमम टाइम आईओ जॉब पूरा करने में ही लगा रहा है और सीपीयू में जो है नेग्लिजिबल टाइम स्पेंड करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आईओ बाउंड जॉब। आईओ बाउंड जॉब क्या होता है, स्पेंड्स मोर टाइम इन आईओ जॉब। तो अगर मेरा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो है वो ओनली ऐसा जो मेन मेमोरी में ला रहा है जिसका सारा जो है वो ज़्यादातर टाइम आईओ में स्पेंड कर रहा है, उससे क्या होगा कि मेरा सीपीयू जो है वो आइडल रहेगा। उससे प्रॉब्लम क्या होगा कि मेरा जो सीपीयू का जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत ख़राब होगा, तो मेरा थ्रूपुट खराब आएगा। सेम तरीके से अगर मेरा ओनली सीपीयू बाउंड जॉब है तो मेरा आईओ डिवाइसेस जो है वो खाली बैठेगा, और बाद में अगर जब आईओ बाउंड जॉब आएगा तब मेरा सीपीयू खाली रहेगा। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को ये ध्यान में रखना है, जब वो जॉब चला रहा है तो उसको आईओ बाउंड जॉब और सीपीयू बाउंड जॉब जो है उसका एक गुड मिक्स लाना है, ताकि सारा चीज़ें जो है वो बैलेंस हो सके और सीपीयू जो है वो सही से इस्तेमाल हो पाए। इसके बाद हम लोग देखते हैं मिड टर्म शेड्यूलर। मिड टर्म शेड्यूलर क्या करता है, रेडी स्टेट से सस्पेंडेड रेडी में लाने के लिए और वेटिंग से सस्पेंडेड वेट में लाने के लिए और वाइस वर्सा करने के लिए मिडिल टर्म शेड्यूलर का यूज होता है। ये क्या है, इट इज पार्ट ऑफ स्वैपिंग। जैसे कि मैंने बोला था कि मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में जॉब लाना और फिर से सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में जॉब को लेके जाना, इसको स्वैपिंग कहते हैं। तो इट इज ए पार्ट ऑफ स्वैपिंग। It takes decision in moving job from ready to suspended ready and vice versa, and it also takes decision in moving job from block to suspended block and vice versa, जो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। तो ये तो क्लियर ही है कि इट मूव्स जॉब फ्रॉम मेन मेमोरी टू सेकेंडरी मेमोरी एंड वाइस वर्सा। ये जो पॉइंट है कि इट रिड्यूसेस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे कि ये इसका काम है, जब मेरा मेन मेमोरी फुल हो जाता है तो ये मेन मेमोरी से जॉब को जाए वो सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफ़र करता है। तो इससे क्या होता है, मेन मेमोरी में जो मेरा टोटल नंबर ऑफ जॉब्स था वो कम हो जाता है, तो मेरा डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो कम हो जाता है। तो इट रिड्यूसेस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। अब हम लोग देखते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के बारे में। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है, रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में कौन सा जॉब जाएगा ये डिसाइड करता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। क्योंकि मेरे रेडी स्टेट में जो है बहुत सारे जॉब्स है प्रेजेंट, लेकिन मेरा रनिंग स्टेट में मतलब सीपी में मेरा कोई एक ही प्रोसेस जा सकता है। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस जो है वो रनिंग स्टेट में जाने के लायक है, और उस जॉब को उसने डिस्पैचर की मदद से वो सीपी में भेज देता है। सो इट इन्वॉल्व्स इन अ डिसीजन टू सिलेक्ट ए प्रोसेस फ्रॉम रेडी स्टेट फॉर एग्जीक्यूशन। तो अगर
कौन सी जॉब को चुनना है एग्जीक्यूशन के लिए रेडी स्टेट से, उसमें वो ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर डिसीजन लेता है। इट इन्वॉल्व्स इन ए ट्रांजिशन फ्रॉम मेन मेमोरी टू सीपीयू। जैसे कि मैंने बोला, ये जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है ये मेन मेमोरी से सीपीयू में ट्रांजिशन के लिए मदद करता है, क्योंकि मेन मेमोरी में जो है मेरा कोड रहता है और सीपीयू में जो है मेरा एक एक इंस्ट्रक्शन जो है ये एग्जीक्यूट होता है। तो मेन मेमोरी से एक एक इंस्ट्रक्शन जो है वो सीपीयू में भेजने के लिए इस शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की मदद चाहिए होता है। और डिस्पैचर क्या करता है, डिस्पैचर जो है ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की साथ ही काम करता है। डिस्पैचर क्या करता है, मेन मेमोरी से सीपीयू में लेके जाने के लिए जो जॉब है ये पूरा करता है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर बस डिसीजन लेता है कि कौन सी जॉब को भेजना है, लेकिन डिस्पैचर क्या करता है, उस जॉब को सीपीयू में लेके जाने का जो जॉब है ये काम है डिस्पैचर की। एंड ऑल्सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्टेक्स्ट स्विच। तो अगर मेरा सीपीयू में एक जॉब है, तो अगर ये मेरा रेडी स्टेट है और ये मेरा सीपीयू है जो रनिंग स्टेट है, तो अगर एक जॉब मेरा यहाँ पे काम कर रहा था, अगर टाइम क्वांटम के बाद मेरा उस जॉब को जो है रेडी स्टेट में भेजना है और दूसरा एक रेडी स्टेट से जॉब को लेके सीपीयू में भेजना है, तो इसमें एक प्रोसेस को सीपीयू से निकालना है और दूसरे प्रोसेस को सीपीयू में डालना है। तो मेरा ऑब्वियसली कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का ज़रूरत है यहाँ पे। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मैंने एक लेक्चर में डिटेल्स में पढ़ा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट स्विच का जो जॉब है ये भी डिस्पैचर ही करता है। तो अब देखते हैं कि इस प्रोसेस स्टेट्स और जो शेड्यूलर है उसके ऊपर कुछ गेट क्वेश्चन देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो इसमें जो है द प्रोसेस स्टेट डायग्राम इन द फिगर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, ये वाला डायग्राम दिया है और बोल रहा है कि कौन सा टाइप का डायग्राम है ये। यहाँ पे ये न्यू है, न्यू से हम लोग रेडी में जा सकते हैं, रेडी से हम लोग रनिंग में जा सकते हैं, रनिंग से हम लोग सीधा या तो रेडी में जा सकते हैं या ब्लॉक्ड में जा सकते हैं, और रनिंग से हम लोग टर्मिनेट में जा सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये तो पक्का है कि ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि न्यू स्टेट में आएगा, फिर रेडी आएगा, रेडी से ये रनिंग में जाएगा, रनिंग से ये टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन ये जो कह रहा है कि रेडी से रनिंग में भी जा सकता है, रनिंग से फिर से रेडी में जा सकता है, ये बैच ऑपरेटिंग में नहीं होता है। जो हमने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, एक जॉब जो है वो सीपीयू में जाता है, अगर उसको आईओ जॉब भी करना है तो वो फिर आईओ में जाएगा, लेकिन उसके बाद वो जॉब जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसका एग्जीक्यूशन, उसके बाद दूसरा जॉब आएगा। ये नहीं कि जब वो आईओ कर रहा है उसके बाद उस टाइम दूसरा कोई जॉब आ सकता है, ये नहीं होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये उसका आंसर नहीं होगा। अब है एन ऑपरेटिंग सिस्टम विथ ए प्रीएम्प्टिव शेड्यूलर। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है प्रीएम्प्टिव, प्रीएम्प्टिव क्या होता है कि एक मेरा जॉब है, लेट्स से उसका 5 नैनोसेकंड सीपीयू टाइम है, उसके बाद लेट्स से 2 नैनोसेकंड के लिए वो आईओ में जाएगा, और मेरा जो टाइम क्वांटम है वो है 2 नैनोसेकंड। तो प्रीएम्प्टिव में क्या होता है कि मेरा जॉब गया, रनिंग स्टेट में है, उसको चाहिए 5 नैनोसेकंड के टाइम, लेकिन टाइम क्वांटम 2 नैनोसेकंड है, तो 2 नैनोसेकंड के बाद वो फिर से रेडी स्टेट में आ जाएगा, और उसके बाद उसको 3 नैनोसेकंड और भी पूरा करना है। तो जो ये फोर्सफुल्ली सीपीयू टाइम बचा है उसका, फिर भी वो सीपीयू से उसको हटा दिया जा रहा है, इसको बोलते प्रीएम्प्टिव। अगर ये होता कि मेरा 5 नैनोसेकंड के लिए मुझे सीपीयू चाहिए, वो जब सीपीयू में है उसको 5 नैनोसेकंड ही मिलेगा, उसका सीपीयू टाइम पूरा होने के बाद ही उसको तुम हटा सकते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव। और अगर हम लोग ज़बरदस्ती हटा सकते हैं टाइम क्वांटम के बाद, तो उसको बोलते हैं प्रीएम्प्टिव। तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम विथ ए प्रीएम्प्टिव शेड्यूलर, तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग रनिंग स्टेट से सीधा हम लोग रेडी स्टेट में भेज सकते हैं। इसका मतलब ये जो टाइम क्वांटम वाला कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये प्रीएम्प्टिव शेड्यूलर हुआ, ये वाला ऑप्शन है। और ये अगर प्रीएम्प्टिव हो रहा है तो ऑब्वियसली नॉन प्रीएम्प्टिव नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इसको जो है टाइम क्वांटम के बाद जो है हम लोग इसको रनिंग से रेडी स्टेट में भेज सकते हैं। तो ये नॉन प्रीएम्प्टिव तो नहीं हुआ। और ये बोल रहा है कि यूनिप्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये यूनिप्रोग्राम तो नहीं है, ये सीधा देखने से ही पता चल रहा है कि ये मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है। तो इसका जो ऑप्शन है ये ऑप्शन बी होगा, एन ऑपरेटिंग सिस्टम विथ ए प्रीएम्प्टिव शेड्यूलर। ये आया था 1996 में 1 मार्क के लिए। उसके बाद ये है कि द प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज गिवन बिलो। सेम तरीके का क्वेश्चन है
कि स्टार्ट है, रेडी है, फिर रनिंग है, टर्मिनेटेड है और बीच में ब्लॉक्ड है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी फॉल्स अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम? इट इज़ ए मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे जो है ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा मल्टीपल जो प्रोग्राम है वो रेडी स्टेट में नहीं आ सकता, तो ये तो ट्रू हो गया। इट यूजेस प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में आने के लिए कोई पाथ नहीं है, तो ये प्रीएम्प्टिव नहीं है। इट यूजेस ए नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर वो रनिंग स्टेट में जा रहा है, जब तक उसका सीपीयू टाइम खत्म नहीं होता है तब तक वो टर्मिनेट नहीं होगा या ब्लॉक में नहीं आएगा, तो वो पूरा अपना सीपीयू टाइम स्पेंड करेगा, तो ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, तो ये ट्रू है। और इट इज़ ए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी ट्रू है। तो मेरा जो आंसर है ये होगा ऑप्शन बी, क्योंकि यही है, ये फॉल्स है। सेम तरीके का क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग प्रोसेस ट्रांजिशन डायग्राम फॉर ए यूनी प्रोसेसर सिस्टम, मतलब सिंगल प्रोसेसर है, assume that there are always some processes in the ready state। अब बोल रहा है कि now consider the following statements if a process makes a transition D मतलब running से terminated state में आ गया, it would result in another process making transition A immediately। ये जरूरी नहीं है कि मेरा अगर कोई रनिंग से टर्मिनेट में जा रहा है तो स्टार्ट से मेरा रेडी में आएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूरी है कि मेरा रेडी से दूसरा कोई रनिंग में आएगा, क्योंकि ये बोल दिया कि एज्यूम देयर आर ऑलवेज सम प्रोसेस इन द रेडी स्टेट, और अगर ये डी ट्रांजिशन में क्या होगा, मेरा सीपीयू जो है खाली हो जाएगा, तो मेरा अगर रेडी स्टेट में ऑलवेज जॉब है तो ऑटोमेटिकली रेडी स्टेट से एक जॉब जो है रनिंग स्टेट में आ जाएगा, तो ये तो फॉल्स है। ए प्रोसेस P2 इन द ब्लॉक्ड स्टेट कैन मेक ट्रांजिशन ई, तो ब्लॉक से फिर से रेडी में जाएगा, इसका मतलब उसका आयो जॉब खत्म हो गया। while another process P1 is in the running state, तो P2 का ब्लॉक्ड से रेडी में जाने के साथ अनदर एक प्रोसेस P1 का रनिंग में रहने का कोई संबंध नहीं है। इट कैन मेक ट्रांजिशन, सो दिस इज ट्रू। तो रनिंग में कोई प्रोसेस रह सकता है, उसके साथ ब्लॉक्ड से रेडी में जाने का कोई इशू नहीं है, तो दूसरा कोई प्रोसेस जब रनिंग में है तो दूसरा और एक कोई प्रोसेस ब्लॉक्ड से रेडी में आसानी से जा सकता है, ट्रांजिशन कर सकता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो इट कैन मेक ट्रांजिशन, इट इज ट्रू। तीसरा ऑप्शन क्या है, द ओएस यूजेस प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। तो प्रीएम्प्टिव देखने का तरीका क्या है, अगर मेरा रनिंग से डायरेक्ट रेडी में जा सकता है तो वो हो गया प्रीएम्प्टिव, अगर ये वाला ट्रांजिशन नहीं रहता तो हम लोग बोलते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव। तो ऑब्वियसली यहाँ पे रनिंग से हम लोग रेडी में जा सकते हैं, तो ये हो गया प्रीएम्प्टिव। तो और चौथा तो देन फॉल्स ही होगा, अगर वो प्रीएम्प्टिव रह रहा है तो वो नॉन प्रीएम्प्टिव कैसे होगा, तो ये फॉल्स है। तो व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो ये सेकंड ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन आर ट्रू, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। लास्ट है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट कैन बी इन द रेडी स्टेट फॉर ए कंप्यूटर विथ एन सीपीयू ईच। तो मेरे पास एन सीपीयू है, तो रेडी स्टेट जो है वो मेन मेमोरी में रहता है, तो मेरे पास रेडी स्टेट में कितना जॉब रहेगा ये मेन मेमोरी की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि कितने नंबर ऑफ सीपीयू है। तो हम इजीली कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ एन। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ नया सीखे आज। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।